रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गलवान और तवांग में हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का दिया परिचय। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर देश हित के ऊपर राजनीति को तरजीह देने का लगाया आरोप। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को बताया भारत का जयचंद। कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी तोड़ रहे हैं सेना का मनोबल। सुप्रीम कोर्ट ने की बिल्किस बानो की ओर से दायर पुनर्विचार अर्जी खारिज। बिल्किस ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की थी मांग। अमेरिकी राज्य टेक्सास, ओक्लाहोमा और लुइसियाना के कई हिस्सों में बवंडर आने के बाद अब बर्फीले तूफान ने मचाया कहर। बर्फीले तूफान से दर्जनों घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त। कई स्कूलों को किया गया बंद। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी हिमपात की जताई संभावना। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप के फाइनल में बनाई जगह। आज फाइनल में स्पेन से होगा मुकाबला। कल रात स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 2-1 से हराया। फीफा विश्व कप 2022 में क्रोएशिया और मोरक्को तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे प्लेऑफ मैच। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली थी शिकस्त। वहीं मोरक्को फ्रांस से हारकर हो गया था फाइनल की रेस से बाहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग हो, भारत की सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। रक्षा मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 साल हमने आजादी का अमृतकाल मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण की याद दिलाई थी। सबसे पहला प्रण विकसित भारत का निर्माण है, जिसे पूरा किए बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। हम दुनिया के दूसरे देशों पर हावी नहीं होना चाहते, हम विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। विकसित भारत का निर्माण और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत है, ये परिवार है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि मॉर्गन स्टैनले के अनुमान के मुताबिक भारत 2027 तक $8.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनले ने एक शब्द की रचना की थी और उसमें कहा था उन्हें फ्रेजाइल 5, यानी दुनिया के वे 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी, और इसी फ्रेजाइल 5 में हमारा भारत भी शामिल था। आज 9 साल के बाद मित्रों, आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा भारत फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी से निकलकर अब फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया। पिछले दिनों ही
मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन नहिया ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिया है। उस लेख में कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक 2027 में भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा मंत्री ने साथ ही कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में महंगाई कम है। उदाहरण के लिए महंगाई की समस्या एक प्रमुख मुद्दे के रूप में हमारे सामने आई है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, पर आप देखेंगे तो अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में इन्फ्लेशन कम है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की महंगाई को कम करने के लिए कई मेजर स्टेप्स लिए हैं और उसका परिणाम भी हमारे सामने आने लगा है। और वहीं भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी को भारत की सेना पर गर्व है, और वहीं भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने साथ ही कहा कि भारत की 1 इंच भूमि न किसी के कब्जे में है और न किसी में ये हिम्मत है कि वो कब्जा कर ले। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में ये हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, ये संभव नहीं है, असंभव है। गौरव भाटिया ने साथ ही राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि मैं आपको बता दूं कि भारत की सेना इतनी सक्षम है कि ना तो कभी पीटी थी और ना कभी पीटेगी। उन्होंने साथ ही राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा करार दिया। राहुल गांधी जी, भारत की सेना ना कभी पिटी थी ना कभी पिटेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा है आप। मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया AK एंटनी जी द्वारा कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया। DSDBO ब्रिज दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। गौरव भाटिया ने मांग की है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर आज कांग्रेस देश के साथ खड़ी है तो राहुल गांधी को तुरंत पार्टी से निष्कासित करें। आखिर भारत की विपक्षी दल की क्या मजबूरी है कि वो देश विरोधी बयान के लिए राहुल गांधी को निष्कासित नहीं करते। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी। एक मां पुत्र से ज्यादा प्यार करे, देश से कम नहीं कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों को छोड़ने का आदेश दिया था। बिल्किस ने गुजरात सरकार के इसी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बिल्किस ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इन्हीं नियमों के आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 48वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाली इस बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
बैठक में जीएसटी कानून के कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने को लेकर अधिकारियों की समिति की एक रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। इससे पहले जीएसटी की पिछली बैठक जून में आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी आज पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता आज देश भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बेहद शर्मनाक और अपमानजनक है। इससे शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने इससे पहले राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से मौत से मचे कोहराम के बाद अब सिवान जिले में भी संदिग्ध मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या 50 के पार हो गई है। साथ ही कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सिवान जिले में भी एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। ऐसे असंवेदनशील बयान देने पर विपक्ष तो भड़काई हुआ है, साथ ही वो लोग भी दुखी हैं जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही के कारण अपने परिजनों को खोया है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आईएसआई एजेंट को रक्षा दस्तावेज बेचने वाला कटरा से गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के अनुसार कटरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत लिपिक रवि चौरसिया को रक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रतिबंधित और गोपनीय दस्तावेज एक महिला को बेचने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर रवि चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। वो मुंगेर जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत नया गांव विषहरी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया है कि जब वो चेन्नई के अवाडी भारी वाहन निर्माण कारखाना में लिपिक पद पर कार्यरत था, उसी समय उसका संपर्क इंटरनेट मीडिया पर एक महिला से हुआ। वो आईएसआई एजेंट थी। उसके प्रेम जाल में फंसकर और पैसे के लोभ में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से उक्त कारखाने में बनने वाले टैंक और अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित गोपनीय यांत्रिक जानकारियां उस महिला को उपलब्ध करा दी। बदले में उसे राशि का ऑनलाइन भुगतान भी प्राप्त हुआ। एसएसपी जयंत कांत ने आरोपी से पूछताछ कर मीडिया से जानकारी साझा की। एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाडी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोगों को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि डोकलाम घटना के दौरान भी राहुल गांधी को चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते देखा गया था, जबकि भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लड़ रही थी। उन्होंने साथ ही कहा कि जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो तब भी उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। हकीकत यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हमारी सेना पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध में सक्षम मोरमुगाओ जहाज को 18 दिसंबर को औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले जहाज INS विशाखापत्तनम को पिछले साल भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। नौसेना के बेड़े में शामिल करने का कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में होगा। इस परियोजना का पहला जहाज INS विशाखापत्तनम पिछले साल 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। INS मोरमुगाओ प्रोजेक्ट 15V श्रेणी का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक है। स्वदेशी तकनीक से बने युद्धपोत को पिछले साल 19 दिसंबर को परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा गया था। मोरमुगाओ जहाज पर जानकारी देते हुए जहाज के कार्यपालक पदाधिकारी अंशुल शर्मा ने कहा कि ये 7,500 टन से ज़्यादा वजन का है और डिस्ट्रॉयर श्रेणी में आता है। इसकी लंबाई करीब 165 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर है। दिल्ली के एक प्राथमिक स्कूल की एक शिक्षिका ने कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा के सिर पर पहले कैंची से वार किया, फिर स्कूल इमारत की पहली मंजिल से उसे धक्का दे दिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षिका गीता देशवाल को हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने कहा कि घटना के बाद छात्रा को इलाज के लिए हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये घटना दिल्ली में रानी झांसी रोड के पास मॉडल बस्ती के सामने प्राथमिक विद्यालय की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कबाड़ से 50 क्विंटल वजनी वीणा बनाई गई है। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वीणा है। इस वीणा को बनाने में 12 से 15 लाख रुपए का खर्च आया है, जबकि इसके निर्माण में 480 घंटे का समय लगा है। दरअसल भोपाल में कबाड़ से जुगाड़ का ये 5वां बड़ा प्रोजेक्ट है। कबाड़ से कंचन थीम पर पवन देशपांडे और देवेंद्र शाक्य की टीम ने इस वीणा को तैयार किया है। कबाड़ से बनी ये वीणा 28 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। गाड़ियों के स्क्रैप जैसे चैन, गियर, बियरिंग और वायर आदि से मिलाकर इस 5 टन यानी 50 क्विंटल की वीणा को तैयार किया गया है। इस वीणा को भोपाल में ऐसी जगह इंस्टॉल किया जा रहा है जहां लोग सेल्फी ले सकें। पवन देशपांडे ने कहा कि उनकी टीम का ये 5वां प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी उनकी टीम कबाड़ से रेडियो, गिटार, रोजा भोज और कोरोना वैक्सीन बना चुकी है। जो मोदी जी का एक है कि कचरे से कंचन, तो हम लोगों ने कबाड़ से कंचन का एक थॉट था। उसके बाद में फिर हम लोगों की प्लानिंग हुई कि कुछ भोपाल के लिए कुछ एक अलग से इंस्टॉलेशन करें, म्यूज़िकल करें। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों कभी दिमाग में आया कि ढोलक बनाते हैं या तबला बनाते हैं। फिर एकदम से सोचा कि क्यों नहीं ट्रेडिशन पे जाएं, जहाँ पे आने वाली जनरेशन को, आने वाली फ्यूचर को वीणा के बारे में पता चले कि अगर धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, बट बहुत कम लोग जानते हैं। भूस्खलन में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। मलेशिया में खोज और बचाव दल सिलांगोर राज्य में जीवित बचे लोगों को तलाश कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार अग्निशामकों, अन्य एजेंसियों द्वारा खोज और बचाव के प्रयास अभी भी जारी हैं। करीब 400 बचाव कर्मियों ने शुक्रवार को 12 लापता लोगों को खोजने के लिए मिट्टी की खुदाई की। शुक्रवार तड़के जालान जेंटिंग बटांगकली के पास फादर्स ऑर्गेनिक फार्म में कैंप साइट में भूस्खलन हुआ था। उस समय साइट पर 100 से अधिक लोगों के होने की सूचना मिली थी।
जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय के 20 से अधिक शिक्षक और उनके परिवार के लोग शामिल थे। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के छात्रावास ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 12वीं के बाद खिलाड़ी खेल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें आगे का मार्ग नहीं दिखता है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलों की सुविधा बने ताकि खिलाड़ी खेल सकें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जिससे बच्चे एक वीडियो के जरिए सीख सकें। इसके लिए NIS पटियाला को एक पत्र तैयार करना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या है, 12वीं के बाद बच्चे या तो खेल छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अब क्या आगे, उनको भविष्य कहीं नजर नहीं आता। तो हमें ये भी बहुत आवश्यक है कि हमारे यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एनरोल करना। जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज वाले उनका पढ़ाई का खर्चा सारा वहन करें, उनको ट्रेनिंग के ऊपर उनके और खर्चा करें, क्योंकि दुनिया भर के देशों में यूनिवर्सिटीज का सिस्टम बहुत उपयोगी है, जहां से खिलाड़ी बहुत सारे मेडल्स जीत कर लाते हैं। अमेरिका जैसे देश में तो एक यूनिवर्सिटी से 100 मेडल तक भी जीत कर लाते हैं। स्कूल चाहे 1 या 2 गेम ही करे, किसी के पास बड़ा खेल मैदान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर हम छोटे छोटे बदलाव नीचे करने शुरू करेंगे तो हर स्कूल में 3-4 गेम आ जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को स्पेन के वेलेंसिया में खेली जा रही महिला FIH नेशंस कप 2022 में आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। खेल के नियमित समय में आयरलैंड की ओर से कैरोल नाओमी ने 15वें मिनट में, तो वहीं भारत की ओर से उदिता ने खेल के 45वें मिनट में गोल किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर रहीं, जिसके चलते मैच का शूटआउट से निकला निर्णय, जहां भारतीय टीम ने 2-1 से आयरलैंड को मात दी। भारतीय टीम आज फाइनल में स्पेन के सामने उतरेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 5 T20 मैच की सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारत आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के चौथे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अपने गेंदबाजी विभाग में कुछ बड़ा सुधार करना चाहेगा ताकि वो श्रृंखला में अपनी चुनौती को बनाए रख सके। भारतीय टीम अभी 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है और उसके लिए श्रृंखला में बने रहने के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी है। ये श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में 3 फरवरी से शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले काफी अहम है। विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए मुकाबले में क्रोएशिया का सामना आज मोरक्को से होगा। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं मोरक्को को फ्रांस ने हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। मोरक्को और क्रोएशिया के बीच ग्रुप दौर में मुकाबला हुआ था, जहां कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई थी। फुटबॉल का महाकुंभ विश्व कप अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। खिताबी मुकाबले में रविवार को गत विजेता फ्रांस का सामना खिताब की दावेदार अर्जेंटीना से होगा। इस मुकाबले से पहले खेल प्रेमियों को एक और रोमांचक भिड़ंत तीसरे स्थान के लिए देखने को मिलेगी। सेमीफाइनल में हारने वाली पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया का सामना शनिवार को सभी को चौंकाते हुए अंतिम 4 तक का सफर तय करने वाली मोरक्को से होगा। यह मुकाबला प्रतियोगिता की 2 सबसे अधिक डिफेंसिव टीमों के बीच भी है। क्रोएशिया को पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने 3-0 से हराया था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से मात दी थी। इस विश्व कप में यह दूसरी बार होगा जब क्रोएशिया और मोरक्को के बीच मैच खेला जाएगा। क्रोएशियाई टीम का प्रदर्शन पिछले विश्व कप से लगातार अच्छा रहा है। इस बार टीम सेमीफाइनल तक अजेय रही। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीम के अनुभवी मिडफील्डर ल्यूका मॉड्रिच का यह अंतिम विश्व कप है। ऐसे में पूरी टीम उन्हें शानदार विदाई देने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम का सबसे मजबूत पक्ष उनका डिफेंस है। टीम के गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच ने टीम के सेमीफाइनल तक के सफर में अहम भूमिका निभाई है। वो इस वर्ल्ड कप में अब तक 4 पेनल्टी किक रोक चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात मोरक्को की करें तो टीम का प्रदर्शन इस विश्व कप में उम्मीद से अधिक रहा है। टीम ने इतिहास रचते हुए प्रतियोगिता के अंतिम 4 में प्रवेश किया। वह अफ्रीका की पहली टीम है जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे पहले कोई भी अफ्रीकन टीम फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा पाई थी। टीम फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार तीसरे स्थान के लिए खेलेगी। ऐसे में वो अपने शानदार सफर को तीसरे स्थान के साथ समाप्त करने की कोशिश करेंगे। क्रोएशिया की तरफ से मोरक्को भी सेमीफाइनल तक अजेय रही और उसका डिफेंस भी कमाल का है।
सेमीफाइनल में टीम को फ्रांस के हाथों 0-2 से हार का मुंह देखना पड़ा था। बात अगर आंकड़ों की करें तो अफ्रीकन टीमों के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप में क्रोएशिया का दमदार रिकॉर्ड है। इससे पहले विश्व कप के 3 मैचों में उसके खिलाफ कोई भी अफ्रीकी टीम गोल नहीं कर पाई है। विश्व कप इतिहास में तीसरे स्थान के लिए पिछले 19 मुकाबलों में से कोई भी मैच पेनल्टी पर नहीं गया है। इस दौरान सिर्फ एक बार 1986 में फ्रांस और बेल्जियम के बीच एक्स्ट्रा टाइम में मैच खेला गया। तीसरे स्थान के लिए पिछले 10 मुकाबले यूरोपीय टीम जीतने में सफल रही है। क्रोएशिया की टीम विश्व कप में दूसरी बार तीसरे स्थान के लिए खेलेगी। इससे पहले 1998 में उसने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मुकाबला कतर के लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये स्टेडियम अपनी खूबसूरती के चलते पहले से ही चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में फाइनल मुकाबले में जब अर्जेंटीना और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो यहाँ का समा एक अलग ही अंदाज में नजर आएगा। अपनी आकर्षक बनावट और खूबसूरती से फुटबॉल प्रेमियों को अपना कायल बना चुका कतर का लुसैल स्टेडियम फाइनल की मेजबानी के लिए तैयार है। सेंट्रल दोहा से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 80,000 है और जब फाइनल मुकाबले की शुरुआत होगी तो यहाँ माहौल देखते ही बनेगा। वैसे इस स्टेडियम में 6 ग्रुप स्टेज के मैच खेले गए। इसके अलावा नॉकआउट के मुकाबले भी यहां पर आयोजित हुए। अब फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच यहां पर खेला जाएगा, जहां एक बार फिर रोमांच सिर चढ़कर बोलेगा। वैसे अर्जेंटीना को इस मैदान पर अपनी पहली हार सऊदी अरब के खिलाफ झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से टीम ने जीत की जो रफ्तार पकड़ी उसने टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। अर्जेंटीना इस मैदान पर अपना 5वां मुकाबला खेलेगी, जबकि फ्रांस लुसैल स्टेडियम में अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। ऐसे में ये बात भी दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। बहरहाल लुसैल स्टेडियम एक बार फिर शानदार मेजबानी के लिए तैयार है और इसकी बाउल नुमा बनावट विश्व के हर कोने से आने वाले खेल प्रेमियों को इसकी ओर खींचेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सीमा सुरक्षा बल दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। इसके सैनिक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी वीरता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। बीएसएफ ने इस बार विश्व रिकॉर्ड बनाकर फिर से दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। बीएसएफ जांबाज डेयरडेविल मोटरसाइकिल टीम के सदस्य बीएसएफ इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की सीट पर लेटकर बिना ब्रेक के 2 घंटे से अधिक समय तक 70.2 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।